हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से व्यवस्था में तब्दीलियां महसूस की जा रही हैं, वो बहुत ही खतरनाक हैं। एक वाकया मध्य प्रदेश के बैतूल में मार्च 2020 में हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बन रही थी। दीपक बुंदेले एक वकील हैं, उनकी पुलिस ने पिटाई कर दी क्योंकि उनके चेहरे पर दाढ़ी है। और बाद में पुलिस ने खुद ये बात स्वीकारी कि आपको मुसलमान समझ करके आपकी पिटाई कर दी गई है। उसके बाद चूंकि दीपक बुंदेले वकील हैं पेशे से, उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद वो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई और उस एफआईआर पर एक तरह से उन्हें वापस फंसाने की कोशिश की जा रही है। दीपक बुंदेले साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने समय दिया। आप बताइए कि अब आप अपनी जद्दोजहद को कहां पा रहे हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या आपको अदालत से, पुलिस से कोई इंसाफ मिलने के चांसेस, इम्कान हैं, या आपने कोई उम्मीद खो दी है? नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं खोई है। अदालत से इंसाफ मिलेगा ही। पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि पुलिस जो आप रोज यूट्यूब पे देखते होंगे या वो सोशल मीडिया पे जो पुलिस की हरकतें वायरल हो रही है, वो तमिलनाडु में बाप बेटों को मार दिया उन्होंने, घड़ी वालों को बेदर्दी से। उसके बाद एक माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस मुसलमानों को बलि का बकरा समझ के यूज किया कोरोना में, तो पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे? पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस आम इंसानों से, आम नागरिकों से जानवरों की तरह व्यवहार करती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि 100% पुलिस ऐसी है। मेरा ये आरोप पहले दिन भी था, आज भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं, उन पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जब आप सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी में वाकई सख्त कार्रवाई की उम्मीद है आपको इस मौजूदा सूरत हाल में? अदालतों से तो पूरी उम्मीद है। और जो सिस्टम है, जो पुलिस का सिस्टम है, उस पर हम, जैसे आपने बताया 23 मार्च का वाकया है, शाम का वाकया है, और हम 24 को हमने एसपी को लेटर दिया, यहाँ के तत्कालिक एसपी डीएस भदौरिया साहब को, कि हम, मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। एसपी साहब ने फिर बार्गेनिंग करने लगे मुझसे कि अरे यार वकील साहब, होता है, जाने दीजिए, पुलिस पे दबाव है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई, आप, होता है, आप कोई भी, हम कुछ गलत करते हैं, आप हम पे लीगल कार्रवाई करते हैं। आप ये मारने पीटने का राइट तो आपको है नहीं। और उसके बाद भी प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस कर्मियों को बचाते रहे। और उसके बाद जिसका जिक्र आपने किया कि पुलिस स्वीकार करती है कि जो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, देश और दुनिया में चली जो रिकॉर्डिंग, कि मुसलमान समझकर मार दिया, तो ये जो प्रशासन का गेंडे की तरह मोटी चमड़ी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुसलमानों को इंसान ही समझ रहा है। तो अभी अभी आपकी कानूनी कार्रवाई कहां तक है? और जो आपके खिलाफ एफआईआर हुई, जिसे हमें मालूम है, आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई, उसकी वो कहां तक पहुंची? उसमें क्या कुछ हो रहा है और एफआईआर जी क्या मेरे है? खिलाफ जी मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुई, उसमें 188 और 353 का चार्जेस उसमें इन्होंने, पुलिस वालों ने लगाया है। और इस वाकये के और कितने ये, दिन के बाद हुई? इस वाकये के, पिटाई के कितने दिन बाद ये एफआईआर हुई? जी क्या वो हाई कोर्ट की कोई कार्रवाई थी, उसमें उसका कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पुलिस डर के एफआईआर की है ये तो। क्योंकि मुझे तो बैतूल एसपी, जो सीमाला प्रसाद अभी वर्तमान एसपी है, वो स्वयं एक बार कह चुकी है कि वकील साहब, आप तो एक हाईकोर्ट से रिट उठा लीजिए। जब हमारी रिट चल रही थी तब की बात है, हम आपके आपके मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देते हैं कोर्ट में। तो हमने कहा कि भाई मैडम, आप दो चार मुझ पे अपराध और दर्ज कर दीजिए झूठे, हमें इसकी कोई वो नहीं है। ये लड़ाई हक की लड़ाई है, और ये तो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे हम। इसमें ये हो ही नहीं सकता कि आप हमें ये बता रहे हो कि, क्योंकि मैंने तो लड़ाई उसी दिन छोड़ दी कि मुझे मार पड़ी थी। अब तो लड़ाई ये है कि आपने मुझे मुसलमान समझ के मारा। तो मतलब एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है।
तो ये जो एक नफरत की पॉलिटिक्स मुसलसल हो रही है, वो नफरत जाहिर है इस एक्शन से पुलिस के अंदर भी नजर आ रही है। तो क्या आप ऐसे जो 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 व्यवस्था के सामने वाकई आप अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ा पाएंगे या बढ़ा पा रहे हैं? आपको कहाँ लगता है आपकी मंजिल कितनी दूर है? अ, जी, मंजिल को जालिब साहब का एक शेर है, देखो देखो वो मंजिल जीत हमारा मुस्तकबिल है। हम्म। तो जीत मुस्तकबिल है अब, और मंजिल सामने नजर आ रही है। ये ग्रहण है, मैं बार बार कहता हूं कि देश का दौर बहुत बुरा नहीं है, ग्रहण है, चांद पे भी ग्रहण लगता है, देश पे ग्रहण है। साल और रहेगा, उसके बाद ये छट जाएगा। लेकिन लेकिन आप ये बताइए कि ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर वाले मुकदमे के कहां तक है, जो आपके खिलाफ एफआईआर है वो मुकदमा कहां तक पहुंचा? उसमें क्या क्या स्टेज है? क्या चार्जशीट दाखिल हो गई? क्या कुछ हुआ? चार्जशीट दाखिल हो अब गई है तो जी, क्या चार्जेस चार्जशीट पे? दाखिल कर दी पुलिस ने। हाँ। उस पे मुझे पहले एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी उस अपराध पर, जो कथित अपराध पुलिस ने मेरे खिलाफ लगाया है। उसके बाद अभी मैं बेल बेल पे हूं इसमें, और चार्ज फ्रेम होने हैं। तो अभी हमने 239 की एक एप्लीकेशन मूव की है कि ये एफआईआर झूठी है, फॉल्स है, फर्जी एफआईआर हमको परेशान करने के लिए लगाई गई है, तो चार्ज पे ही केस खारिज किया जाए। इसकी सुनवाई आगामी 24 तारीख को है, इसी मंथ 24 को है, तो 239 पे। अब क्या इसके बाद क्या पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपके पास किसी किस्म का कोई मैसेज खामोशी से भिजवाने की अब भी कोशिश हो रही है, या अब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है? अभी क्या लगता है कि क्या सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से आपको मनाने की कोई कोशिश अब भी हो रही है? नहीं, मतलब पुलिस तो वो पुलिस अलग होती है जो वर्दी में दिखती है। हाँ। पुलिस के एजेंट वो भी होते हैं जो आपका दोस्त भाई हो सकता है, आपके साथ पान ठेले पे खड़ा होता है, आपके साथ किसी बीटल टेम्पल पे खड़ा हो, आपके साथ घूमने जाए। वो इनडायरेक्ट तो मैसेज आता है, यार दीपक कहाँ लगे हो यार, अब तुम्हारा तो केस भी हो गया है, तुमने जबरदस्ती लड़ाई ली। अब मुझे पता है वो किसकी बात कह रहा है। मैं उन्हें सिर्फ इतना कहता हूँ, थैंक यू, आप मेरे हितैषी है, मेरे बारे में अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद, बस बाकी मैं समझता हूँ अपने बारे में। जी जी क्योंकि जी। वो साउंड तो आता ही रहता है, और वो अलग अलग तरह से आता है। कोई प्यार से बोलेगा, कोई बोलेगा यार ये गलत किया, मतलब वो अलग अलग तरह का साउंड आते रहता है। हाँ। अब दीपक बुंदेले जी, मैं आपसे इस वक्त इसलिए खास तौर पर बात कर रहा हूं कि देश को ये जानने की जरूरत है कि हमारे समाज में जो इस तरह से एक तरह से अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, या जिस तरह से जुल्म बढ़ रहा है, चाहे वो मुसलमानों पर हो या मुसलमान समझ करके किसी हिंदू पर हो, जैसे कि आपके साथ हुआ है, तो क्या मौजूदा हालात, जिस तरह से पुलिस और अदालतें भी कहीं कहीं जो रवैया सामने आ रहा है, उसमें आप कहीं अपनी जद्दोजहद को छोड़ने का मन तो नहीं बना रहे? क्या आप मजबूती से खड़े हैं? क्या आपके साथ लोग मजबूती से खड़े हुए हैं आपको डिफेंड करने के लिए? जी, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है हम्म। ये। मत और क्यों छोड़ा जाएगा? हम कोई झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हम मतलब कोई 6वीं क्लास का बच्चा जिसने भारतीय संविधान का प्रथम प्रश्न पता है, पढ़ा है, उसको पता है कि हम सच के साथ है। हम्म। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जानने के लिए सिर्फ संविधान का पहला ही पन्ने पढ़ने की जरूरत है। तो हम कोई अवैध काम नहीं कर रहे, कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या, हम क्यों छोड़ेंगे इसे? हम्म। और जैसा मैंने पहले कहा कि बुरा दौर है, निकल जाएगा, बहुत देर तक अंधेरा बाकी नहीं रहता है। लेकिन ये अंधेरा बहरहाल जितना बेचैन आपको कर रहा है उतना ही मुझे भी कर रहा है, सभी को कर रहा है, अक्सर लोगों को कर रहा है। लेकिन एक बड़ी तादाद है जो वो जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, और वो समाज में एक तरह से जहर फैलाने का काम मुसलसल कर रहे हैं। आपको आपको क्या लगता है कि क्या उससे निजात मिलेगी? आपको उम्मीद है पूरी? आप हालांकि इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, लेकिन आपको कितनी उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे? नहीं, 100% हालात सुधरेंगे, आज नहीं तो कल।
और ये जिन्हें आपने अंधभक्त कहा है, ये कौन है जिनके पास कोई काम नहीं है, जिन्हें कुछ अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस वाला मसला होता है ना, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वो सब एक कथित कोट अनकोट देशभक्त बने हुए हैं। वो देशभक्ति है नहीं, वो देशद्रोह है जो वो कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ है वो देशद्रोह है। अब वो उनकी पहचान का संकट है क्योंकि काम नहीं है, और या तो जिनके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे ठेके हैं, बड़े बड़े उद्योग है, वो उसे बचाने के लिए देशभक्त बने हुए हैं, कथित देशभक्त। देशभक्त यानी आपके और हमारे वाले लेवल का देशभक्त नहीं कह रहा हूं मैं, वो सो कॉल्ड देशभक्त बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन भी गए थे, उसमें क्या कुछ हुआ? ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से आपको क्या बहुत उम्मीदें थी, अब आपको क्या लगता है, क्या क्या आया आपके पास, क्या उनका फैसला क्या है? जी देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन का जो बड़ा काम से मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ, और हमारी एक याचिका जो पुलिस ने मुझे दाढ़ी वाला देख के मुसलमान समझ के मारा, उस पर थी, और एक पे स्वतः संज्ञान लिया था और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद, और स्वतः संज्ञान में कमीशन ने हमारा पक्ष ही नहीं सुना और पुलिस की रिपोर्ट पे फैसला दे दिया है। हमने बाद में उन्हें पत्र भी लिखा कि आपने क्या फैसला हुआ है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जब वहां संपर्क किया था तो कहा जाता है कि आपको हमने आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है बाय पोस्ट, और 3-4 महीने 6 महीने हो गए, आज तक मेरे पास कोई डाक नहीं पहुंची उनकी। मैं लेटर भी लिख चुका हूं उनको कि भाई आपका मुझे बता दो कि क्या किया है, तो कि मैं आगे कार्रवाई करूं, या यदि आपने नहीं किया हो तो मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दे दीजिए, क्योंकि पीड़ित तो मैं हूं, आप मुझे बिना सुने कैसे जजमेंट कर सकते हो या बिना ऑर्डर कर सकते हो? आपको मुझे सुनना है। मतलब कानून का बुनियादी सिद्धांत है कि आप बिना मुझे सुने कैसे ऑर्डर कर देंगे? ये दोनों पक्षों को सुना जाएगा ना। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हुआ या स्टेट में हुआ? स्टेट में। अच्छा। और नेशनल में एक ये हेनरी टिपेंगे है, चेन्नई से शायद, मतलब उन्होंने एक लगाई थी जो मेरी एफआईआर है उसके खिलाफ, कि एफआईआर गलत रजिस्टर्ड हुई है। तो वहां उन्होंने कहा है कि अभी ये चार्जशीट पेश हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उस पे ऑर्डर नहीं किया। तो दोनों तरफ से, स्टेट में भी और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी, आपके ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट नहीं किया गया, यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। स्टेट, क्योंकि स्टेट कमीशन नेशनल के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन स्टेट कमीशन में तो कम से कम मुझे सुनना चाहिए था। उन्होंने पहले तो जो मैंने आवेदन लिखा, उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया, उस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब बात मीडिया में आई तब उन्होंने संज्ञान लिया, और जब संज्ञान लिया उसके बाद फिर मुझे मेरा पक्ष नहीं सुना आपने। आपको मेरा पक्ष सुनना चाहिए था। हो सकता है आप मेरे खिलाफ कर देते, लेकिन आपको कम से कम एक न्याय के, जिस तरह से न्याय मिलता है वो प्रक्रिया को तो जिंदा रखते हैं आप। हाँ, यानी अब वो प्रक्रिया भी नहीं, प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि आपको मुझे सुनना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मुझे सुन के मेरे खिलाफ कर देते, आप मेरा पक्ष ही नहीं सुने और आपने कर दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। दीपक बुंदेले साहब, अभी आपके एक एफआईआर आपके खिलाफ है, एक शिकायत आपने मध्य प्रदेश पुलिस के खिलाफ रखी हुई है, दी हुई है, उस पर हाई कोर्ट को कोई फैसला देना है। इसके अलावा आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट और सेंट्रल हाई ह्यूमन राइट कमीशन से आपको कोई रिलीफ नहीं मिला। हाँ, क्या आपको अदालतों में बार बार जाना पड़ता है अपने जो केस आपके खिलाफ है उसमें? क्योंकि जो आपने पुलिस के खिलाफ केस किया उसमें तो कोई चीज आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। जी हाँ, तो मेरे खिलाफ जो प्रकरण पंजीबद्ध है उसमें मुझे जाना होता है अदालत। मतलब वो सेम उसी तरह का प्रोसीजर है जैसा किसी आम अपराधी के साथ या आम आरोपी के साथ होता है, वही प्रोसीजर मेरे साथ होता है। मैं अदालत जाता हूँ और विधि के समक्ष सब बराबर है, तो मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ उसका कि भाई उस प्रोसीजर का फॉलो कर रहा हूँ मैं, उसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अदालत से मैं बरी होऊंगा। दीपक बुंदेले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बुंदेले साहब। लेकिन ये बहरहाल देश को, दुनिया को ये बात समझने की है कि एक इंसान जो सीधा सीधा अपने किसी काम से निकला, उसकी रास्ते में बाकायदा पिटाई हो गई, और उस पिटाई की शिकायत जब वो करता है तो उसके खिलाफ ही एक नई एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, और ना पुलिस और ना ही अदालत से कोई चीज, कोई रिलीफ आपको मिल रहा है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए। ये बहुत ही अफसोसनाक है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। और ये एक घटना जो मेरे साथ हुई वो सिर्फ एक चावल का दाना था। बाकी आप अभी मध्य प्रदेश में हाल ही 3-4 दिनों की घटना देखें मध्य प्रदेश की उठा के, तो भोपाल में एक चाय वाले परिवार को बहुत बुरी तरह से घर में घुस के पीटा है पुलिस ने, और उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया 353 का। वो बच्चियों को पीटा है, छोटे छोटे बच्चों को, 8 साल के 10 साल के बच्चों को। इंदौर में एक व्यक्ति की बहुत, कोरोना के मरीज की बहुत बुरी पिटाई हुई है। तो पुलिस, मतलब मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति और जनसेवा। तो ये दोनों चीज नहीं है वहां, ना जनसेवा है ना देशभक्ति है। अच्छा, जो ताजा पिटाई के वाकयात हैं, इसमें भी कहीं कोई सांप्रदायिक एंगल है कि मुसलमान हैं विक्टिम या कुछ और लोग? भोपाल में तो विक्टिम मुसलमान है, इंदौर की मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा मैं। इंदौर में जो ऑटो वालों की पिटाई हुई वो शायद मुसलमान नहीं है। मतलब उसका मुझे धर्म का पता नहीं है, लेकिन भोपाल में तो मुस्लिम को पिटाया। बहरहाल पुलिस सांप्रदायिक होने के साथ साथ एक तरह से इंसानियत उसके अंदर खत्म होती जा रही है कि कानूनी कार्रवाई ना करके मारपीट से अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बुंदेले साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। लेकिन बहरहाल ये, इसमें एक बहुत बड़ा सबक भी है। आप जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे ही जद्दोजहद हक के लिए करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से उन लोगों को डर जरूर बैठेगा इस बात से कि अगर पिटाई हुई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, तो इस तरह से मुकदमों में फंसा दिया जाता है। हर लेवल के साइकोलॉजिकल लेवल हर इंसान का अलग अलग होता है। कोई डट जाता है आपकी तरह, कुछ लोग शायद घर में बैठ जाते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि दीपक बुंदेले साहब बहुत ही मजबूती से इस बात के लिए अपने खिलाफ हुए जुल्म पर इसलिए और ज्यादा लड़ रहे हैं कि मुसलमान समझ करके उनको पीटा गया है। उनके अंदर वो एहसास है कि मुसलमान होना कितना मुश्किल हो गया है देश के अंदर। जिस तरह से उनके साथ हुआ, ऐसा न मालूम कितने मुसलमानों के साथ दिन रात हो रहा होगा। इसकी बहुत से वाकयात हमारे सामने आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।